नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दून विश्वविद्यालय में सलाहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुभारंभ इसका कर दिया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांवों में जैविक खेती के जरिए विकास करना है, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई है। फिलहाल कई ऐसी जगह चिन्हित की गई है और सहकारिता मंत्रालय गंगा के तटों से जुड़े हुए सभी गांवों में इस योजना के तहत विकास के काम करेगा। वहीं इस मौके पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने बताया है कि इस तरह के आयोजन सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश से विद्यार्थी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और लगभग हर विभाग की ओर से यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, उत्तराखंड सहकार भारती जो है 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं, उन गांव में जो बंजर जमीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में हम एक जिले में एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। वो भल्ला कॉलेज हेलीपैड से डाम कोठी पहुंचे। बता दें कि हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और विकास कार्यों पर चर्चा की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह देहरादून में नवनिर्मित पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां पर 6 मंजिला इमारत के अलग अलग फ्लोर्स पर स्थित पुलिस के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस काफी तत्परता से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इससे वो काफी प्रभावित है और पुलिस आज के दौर में नई तकनीकों को अपना कर और काफी आधुनिक हो चुकी है। साथ ही उन्होंने 4 धाम यात्रा और सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा के सकुशल संचालन के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना भी की। पहले आप सबको जय हिंद। आज बहुत ही अच्छा लगा कि आज सरदार पटेल भवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है इसको देखा है। सच कहूं तो आज देखकर बहुत खुशी हुई कि किस मॉडर्नाइजेशन की तरफ में, किस टेक्नोलॉजी की तरफ में और किन सहूलतों की तरह को मद्देनजर रख के इस पुलिस स्टेशन को बनाया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी को आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, तजवीज़ की और बनाया है। जब मैं अंदर में गया तो सबसे पहला कदम जब मैंने इस बिल्डिंग के अंदर रखा तो उसमें जो पहला चीज़ मैंने पढ़ा वो था भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। ये जो पहला ही मैसेज है जो आप अपने सामने में देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो एक मैसेज है कि उत्तराखंड पुलिस ये वॉरियर हैं जो करप्शन के अगेंस्ट में वॉर करेंगे। वहीं हल्द्वानी में रेरा के विरोध में किसानों ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि प्राधिकरण इस कानून के माध्यम से छोटे किसानों का उत्पीड़न कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बिल्डरों और किसानों को एक ही नजर से देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने कहा है कि रेरा के जरिए छोटी जोत के किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई किसानों की खतौनी भी दिखाई। उन्होंने कहा कि किसान को जब भी आर्थिक संकट आता है तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती है और ऐसे में अगर रेरा के अंदर छोटा किसान आएगा तो उसे जमीन छोड़नी पड़ेगी और किसानों के लिए एक बड़ा नुकसान है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ललित जोशी ने कहा कि ये नियम साल 2017 से लागू है। अगर प्रशासन नियमों की बात कर रहा है तो क्या पिछले 6 साल से हल्द्वानी में सभी काम प्राधिकरण के नियमों के अनुसार किए हैं? अगर नहीं तो इससे संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि इतने छोटे यानी कि इस नियम के तहत छोटे से किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। रेरा कानून में बदलाव होना बेहद जरूरी हो गया है।
ये रेरा का नियम लागू हुआ है। आगे देखो जब भाई से साहब, नियम आगे। लागू हुआ था, अगर उस नियम के हिसाब से सिस्टम से अगर चलते रहते तो उस टाइम ये नियम लागू हो जाना चाहिए था। किसान को पता रहता कि मैं कौन सा एफिडेविट दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। आज की डेट में ये नियम लागू करके और किसान बहुत रजिस्ट्रियां कर चुके हैं, काउंटिंग में एक रजिस्ट्रियां आगे कर चुके हैं और रजिस्ट्रियां कर चुके हैं तो उसमें जांच चल रही तो दिक्कत का विषय किसान पर आ रहा है। ठीक है। क्योंकि किसान इस बात की जानकारी नहीं थी। रेरा का नियम अगर लागू होता है, किसान की जमीन 1000 फीट लंबी है और अगर रेरा का नियम को धरातल पर उतारा जाए तो किसान की जमीन जैसे 1000 फुट लंबी है और 40 फुट चौड़ाई है उसकी। क्योंकि यहाँ पहले खेत थे, खेत से चीरे बने, चीरे से होटे बने, होटे से बारीक वाले चीरे बन चुके हैं बंटवारा करके। देहरादून के टी स्टेट की 12.5 एकड़ जमीन के फर्जी रजिस्ट्री घोटाले मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी एडवोकेट इमरान सहित एक और रजिस्ट्रार अजय शेत्री को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को सीजेएम फर्स्ट कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात कर्मचारी डालचंद सहित असम डिब्रूगढ़ निवासी 2 टिम्बर व्यापारी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ऐसे में अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिए जा चुके हैं। साथ ही अभी पुलिस टीम की जांच पड़ताल जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी कई लोग और गिरफ्तार हो सकते हैं। बता दें कि हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिससे शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश भी दिए थे। इस निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की थी। देखिए 15/7 में एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था थाना कोतवाली में, जिसमें कि जमीनों की फर्जीवाड़े को लेकर के मुकदमा पंजीकृत था। इसमें पूर्व में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी क्रम में कल 2 लोगों की अरेस्टिंग और हुई है, जिसमें से जो है एक व्यक्ति इमरान और इसके अलावा एक व्यक्ति अजय छेत्री, इन 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था ये था कि पुरानी जो विवादित जमीनें थी उनके ये डॉक्यूमेंट्स निकाल करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स को बना करके और आगे बेचा करते थे और इसी संबंध में जो इनकी संलिप्तता आई है और इनकी गिरफ्तारी। चमोली जिले के नारायण बगड़ विकास खंड के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पैंतोली में शिक्षकों की तैनाती की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर शिक्षक अभिभावक संघ और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के शिष्टमंडल ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी बीएस रावत से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में प्रधानाचार्य समेत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के पद खाली चल रहे हैं। साथ ही विद्यालय में कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सहायक अध्यापक नहीं है। बताया भी जा रहा है कि इसके साथ ही लिपिक वर्ग और परिचारक का पद भी रिक्त चल रहा है। लोगों ने कहा है कि विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जल्द खाली पदों पर अध्यापकों की तैनाती करने की अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल से मांग की है। समझते हैं सर, बच्चों का जो भविष्य के लिए जो पठन पाठन में बहुत बड़ी बाधाएं आ रही है, बड़ी मुश्किलें वहाँ पे हो रही है सर। हमारा दुर्गम का क्षेत्र का स्कूल है और 4-5 क्षेत्र का एकमात्र स्कूल है, 4-5 बड़े बड़े गांव हैं जिनका एकमात्र स्कूल है। तो आपके मैं इस समाचार पत्र या आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने जो प्रभारी मंत्री हैं चमोली के माननीय धन सिंह रावत जी, अपने शिक्षा मंत्री भी हैं वर्तमान में, तो मैं यही चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने का कार्य करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण हो सके। देश में ब्रिटिश काल से चली आ रही कानूनी धाराओं में सरकार बदलाव करने जा रही है। इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव की बात की है। हालांकि कानून के अच्छे जानकार इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल ने कुछ अधिवक्ताओं से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, कानूनी जानकारों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। भारत की सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में कुछ बदलाव देखने को हाल फिलहाल में मिला है और क्या कुछ ये बदलाव है, ये आज हम चर्चा करेंगे। कुछ अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर के पास आना चाहेंगे कि सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। एक सीनियर एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। सर,
सेक्शन 124A में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि जो मैक्स जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट ही है और सेडिशन की जगह सुपरविजन सब का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो क्या कुछ आखिर बदलाव है, क्योंकि ज्यादा इसमें फर्क दिखाई नहीं देता। इसमें अभी सरसरी तौर पे हम लोगों ने देखा है, एक्ट की प्रतिलिपि तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कहीं भी नेट पे अवेलेबल है, वहीं से हम लोगों ने देखा है। अच्छा, नागरिक सुरक्षा संहिता की बात भी की गई है, क्या कुछ ये है, क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा और क्या किस तरीके से नागरिकों को इसमें सुरक्षा मिलेगी, ये भी हम बात करेंगे। एक और अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या है ये नागरिक सुरक्षा संहिता और क्या इसमें नागरिकों को किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी? देखिए, काफी समय से सुनने में आ रहा है सब चीजें, ये बहुत इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन भविष्य के गर्भ में है ये अभी चीज, क्योंकि अभी इसमें हमारा स्पष्ट रूप से कहना है इसको जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। बेनिफिट क्या है? पहले हत्या होती थी ना, हत्या 302, अरे बाप रे बड़ा भयंकर, अब तो 101 है। सिडिशन हटा के सिक्योरिटी कर दिया। अब उस सिक्योरिटी की परिभाषा कौन तय करेगा? ये तो कल को मजिस्ट्रेट भी डरेंगे, जजेस भी डरेंगे। सर, ओवरऑल अगर हम बात करें, जो ये बिल लाया गया है, ओवरऑल आप किस तरीके से देख रहे हैं? एज अ सीनियर एडवोकेट आप हैं, अधिवक्ता आप हैं, और आपको काफी नॉलेज भी है धाराओं की, तो किस तरीके से ये ओवरऑल बिल जो है किस तरीके से सरकार ने निकाला है, तो क्या फायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसान है? फायदेमंद तो फायदा तो क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। नुकसान मैं ये कह सकता हूँ, जो हमारे बच्चे इस टाइम LLB में पढ़ रहे हैं वो 302 भी याद करेंगे और 101 भी याद करेंगे मर्डर में। तो ये हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल ये बिल जो है वो थोड़ा समझ से परे है और लगभग कमेटी को इसको डिसीजन देना चाहिए और किस तरीके से ये बिल है वो पास होता है ये देखना चाहिए। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में आलोक सेमवाल, APN न्यूज, देहरादून। के आपदा प्रभावित गांवों में प्रशासन की टीम राहत कार्यों में जुटी है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, ग्वालदम, जोशीमठ, मलारी, गोपेश्वर, मंडल चोपता मोटर मार्ग पर यातायात सुचारू कर लिया गया है। आपदा प्रभावित गांवों किरूली, कोंजपोथनी, गरुड़, गंगा, पाखी, बिरही आदि के विभिन्न गांवों में राशन किट वितरण किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम प्रभावित गांवों में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर रही है। चिकित्सा की टीमों ने दूरस्थ गांव किरूली, कोंजपोथनी और बिरही के आसपास प्रभावित गांव का भ्रमण किया। थराली पैनगढ़ मार्ग पर प्राणमती में पैदल चलने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया। SDM और तहसीलदार की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान गदेरों पर वैकल्पिक मार्ग अस्थायी पुलिया बनाने में जुटे हुए हैं। तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रभावित लोगों को सहायता धनराशि के चेक भी वितरित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है और आपदा कंट्रोल रूम से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर पीपलकोटी वन क्षेत्र में मजदूर लगाकर प्रभावित लोगों के घरों से मलबा साफ करवाया जा रहा है। जो आपदा मद में उसका पुनर्निर्माण करना सुनिश्चित करें और दशोली ब्लॉक में पीपलकोटी में भी जो भारी मलबा आने से जो लोगों के घरों को क्षति हुई है, पशुओं को और कृषक भूमि को भी क्षति हुई है। मलबा भी कई घरों में उसमें आ गया था और आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर भी क्षति हुई है। उसके लिए हमने वहाँ पर एक टीम तैनात कर रखी है, जिसमें एक स्तर के अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से हमने राजस्व निरीक्षकों की तैनाती भी कर रखी है कि जल्द से जल्द हम क्षति का आकलन करके लोगों को जो उचित SDRF नॉर्म्स में धनराशि है वो हम दे सकें। साथ ही साथ जिनके घरों को डैमेज हुआ है, घर में मलबा भर के आ गया है, उनके लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है और उनके रहने की, खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ हम ड्राई राशन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को इस आपदा की घड़ी में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े, इसके लिए हमारी पूरी टीम तैनात है। इन दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है, जिसके चलते ऋषिकेश में गंगा अपना रुद्र रूप दिखा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण तटीय इलाकों में भूकटाव हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति एक बार फिर से पानी में डूबने लगी है। इसी बीच गुरुवार को राम झूला आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। झूला पुल के जनपद टिहरी वाले छोर पर पुल का
पुस्ता क्षतिग्रस्त होने लगा है। नदी के बढ़ते जलस्तर और भूकटाव के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से सावधानी बरतते हुए पुल पर आवाजाही अग्रिम आदेश तक बंद कर दी गई है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वर्षा काल में प्रदेश को काफी कुछ नुकसान हुआ है और राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। इसके लिए आपदा विभाग से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि लक्ष्मण झूला की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते राम झूला पर आवाजाही बंद कर दी गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। सभी प्रकार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बह गए हैं। भूस्खलन से कई सारे होटल भी प्रभावित हुए हैं, कई होटल टूट गए हैं। तो निश्चित रूप से उस सभी का आकलन कर रहे हैं और अभी जो हमारे बचाव एवं राहत के कार्य हैं उस पर लगातार मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सभी हमारे मंत्रीगण भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने कहा है कि ऐसे समय में सभी लोगों के साथ खड़े हों। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी वाले लोग हैं, आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन, सभी लोग इस काम में लगे हैं। और केंद्र की भी जो टीम एनडीएमए की टीम है वो अभी हरिद्वार भी आई थी, अन्य जगह का भी आकलन कर रही है। और हमारा अभी तो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन स्थानों पर आपदा से अत्यधिक क्षति हुई वो स्थान सामान्य स्थिति में आए। वहीं चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मेठाना और पुरसाड़ी पास धंस गया है और कई साल पहले इसी स्थान पर विदेशी तकनीक की मदद से भूधसाव का स्थायी समाधान किया गया था। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में रोजाना वाहन इस मार्ग से आवाजाही करते हैं। सड़क धंसने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। चमोली पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से भूधसाव वाले एरिया में रिफ्लेक्टर टैप लगाए हैं और सभी से सावधानी पूर्वक चलने की अपील की है। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपदाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों से मिलने आपदा राहत केंद्र पहुंचकर राहत शिविर में रह रहे लोगों से मिलकर हालचाल जाना। मायापुर, बाटूला, लूहा, दिगोली, गंडोरा, किरोली आदि गांव 13-14 अगस्त की अतिवृष्टि से आपदा ग्रसित है। बिजली, पानी, सड़क मार्ग, घर, पैदल संपर्क मार्ग सभी क्षतिग्रस्त लगभग हो गए हैं। सरकार इस आपदा को लेकर अलर्ट मोड पर है। उन्होंने आपदा स्थल से जाकर जिलाधिकारी से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देश डीएम को दिए हैं और ऐसे में राहत शिविर में रह रहे ग्रामीणों के बीच जाकर सभी से समस्याओं को तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। उसके लिए हमने कहा कि पटवारी तहसीलदार पूरा उस क्षेत्र में गांव में जाकर के और पूरा सर्वे कर रहे हैं, एक एक घर का मुआयना कर रहे हैं किस तरह प्रभावित है। और कुछ गांव भूस्खलन आदि और आने वाले से जो वहाँ की स्थिति लगती है ऐसे भी हैं कि वो रहने लायक नहीं होंगे ऐसा बताएं, लेकिन वो वहीं जाकर के जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद उनको कहाँ बसाना, क्या करना, ये बाद में होगा। लेकिन जब तक वो कैंप में उनकी पूरी व्यवस्था, चिंता से हर तरह का कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये पूरा यानी तो सभी जगह स्थिति है। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। भाजपा के स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए गए हैं उनमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें आपको कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। गौर करने वाली बात यह है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं।
सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस का सवाल तो स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनसे पूछ रहे हैं कि उनका जो प्रत्याशी था, जो कांग्रेस पार्टी का नेता था, कार्यकर्ता था, जो वहां चुनाव लड़ना चाहता था, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों चला गया और अब उनके पास कोई अपना प्रत्याशी नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरे दल से अपना एक प्रत्याशी आयातित किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।